हेलो एवरीवन, वेलकम टू अजय चौधरी क्लासेस। स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो नंबर 3 से, जिसका नाम है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। सो हमने लास्ट 2 वीडियोस के अंदर हम लोगों ने 2 टॉपिक कवर अप किए थे कंप्लीट। अगर हम वैसे बोले तो 4 टॉपिक कंप्लीट किए थे, लेकिन हमने जो कंबाइन करके उन्हें 2 टॉपिक बनाया था। सबसे पहला टॉपिक जो हमने पढ़ा था या फर्स्ट वीडियो के अंदर जो हमने पढ़ा था, उसका नाम था मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड जो हमने वीडियो बनाई थी उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज हम लोग फिफ्थ टॉपिक, ये कह सकते हैं कि थर्ड वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, जिसका टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। सो देखिए, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का नेचर कैसा है। तो कुछ लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट का नेचर है कि मैनेजमेंट को साइंस है, मतलब मैनेजमेंट एज ए साइंस कंसिडर करते हैं। क्यों करते हैं साइंस कंसिडर? क्योंकि दे आर वेल टेस्टेड, ठीक है, एंड एक्सपेरिमेंटेड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मतलब उन सारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को हमने एक्सपेरिमेंट करा हुआ है या टेस्ट करा हुआ है। तो कई लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट एज ए साइंस है। कुछ ऑथर्स हैं जो कहते हैं कि मैनेजमेंट एज ए साइंस है। कुछ ऑथर ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट है। अब एज एन आर्ट का मतलब क्या होता है? एज एन आर्ट मतलब जैसे कि बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है हमें मैनेजमेंट के अंदर, आर्ट के अंदर भी बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है, इसलिए कुछ ने बोला कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट है। कुछ ऑथर्स थे जिन्होंने बोला कि मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन है। प्रोफेशन क्यों है? बिकॉज मैनेजमेंट इज गोइंग टूवर्ड्स द पाथ, ठीक है, पाथ ऑफ प्रोफेशन इन द सेंस वो एक स्पेशलाइज्ड वे की तरफ बढ़ते, इसलिए कुछ ऑथर्स ने मैनेजमेंट को एज ए प्रोफेशन कंसिडर किया, ठीक है। सो सबके हम कंक्लूड करने के लिए कह सकते हैं कि मतलब जानने के लिए कि मैनेजमेंट साइंस है या आर्ट है या प्रोफेशन है, हम इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके कुछ फीचर्स हैं, मीनिंग है, उनको हम कंपेयर कर सकते हैं। मैनेजमेंट को जैसे साइंस से कंपेयर किया या मैनेजमेंट को आर्ट से कंपेयर किया या मैनेजमेंट को प्रोफेशन से कंपेयर किया, कंपेयर करके हम पता लगा सकते हैं कि कौन ठीक है, ठीक है। वैसे तो ये अभी भी फाइनली कंक्लूड नहीं हुआ, लेकिन कौन ठीक है, कितना ठीक है, ये हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट एज ए साइंस, ठीक है। सो मैनेजमेंट एज ए साइंस, देखिए साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस का मतलब होता है सिस्टमैटिक। साइंस का अगर हम यहाँ पे मतलब पूछे, बताएं कि साइंस का मतलब क्या होता है, साइंस का मतलब होता है एक सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। एक अगर मैं बहुत छोटी सी बात में करूं, ठीक है, तो साइंस का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। सो विच इज बेस्ड ऑन लॉजिकली ऑब्जर्व्ड फाइंडिंग, फैक्ट्स एंड इवेंट्स। मतलब देखिए, साइंस हम लोगों ने बचपन से पढ़ी थी, ठीक है। हर चीज किसी ना किसी फैक्ट्स और फिगर्स से कंपेयर करी जाती थी, लॉजिकल था हर चीज, ठीक है। कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ी हमने, ठीक है, सेब गिरा, क्यों गिरा? एक लॉजिक था उसके पीछे जिसका नाम था ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। हर चीज का एक लॉजिक है। तो हम कह सकते हैं कि साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज बेस्ड ऑन द जनरल ट्रुथ विच कैन बी टेस्टेड एनीवेयर। मतलब जो भी ये बात कहते हैं या जो भी ये लाइन बोलते हैं, उसको हम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके कुछ फीचर्स इन्होंने बताए। मतलब कुल मिला के आप कह सकते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कह सकते हैं। हम यहाँ पे सेकंड बात में क्या कह सकते हैं कि साइंस के अंदर हर चीज का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बता सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, हर चीज का उनके पास लॉजिक होता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सिस्टमैटिक पहले फीचर के साथ, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो देखिए, साइंस को सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कहा गया based on the principles and experiments. In management also there is a availability of systematic and organized study material, so this feature is present in the management. तो क्या कहते हैं कि जो साइंस है, साइंस को ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल बोला गया है, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड टू अक्वायर द नॉलेज ऑफ साइंस। देखिए, हर चीज का एक सिस्टमैटिक होता है। जैसे हम लोगों ने सबसे पहले 6th में साइंस पढ़ी थी या फिजिक्स पढ़ी थी या केमिस्ट्री पढ़ी थी या बायो पढ़ी थी, ठीक है। उसमें हमने सिर्फ छोटे छोटे टर्म्स जैसे कहते हैं डेफिनेशन, क्योंकि छोटे होते उस टाइम पर, ऐसी चीजें पढ़ी थी। उसके बाद धीरे 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 हमने उनको क्या किया, इंक्रीज होते रहे। 7th में आए कुछ ज्यादा आया, 8th में आए कुछ ज्यादा आया, 9th में कुछ ज्यादा, अब 10th 11th 12th में तो बहुत ज्यादा आ जाता है,
ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग में जैसे मान लो हमसे फोर्स पढ़ा, ठीक है, फोर्स के फीचर्स पढ़ लिए या फोर्स कितने टाइप की होती है वो पढ़ लिया, लेकिन बहुत बेसिक चीजें पढ़ते हैं सिक्स्थ में। सेवेंथ में उसी का एक्सटेंडेबल पार्ट पढ़ते हैं, ऐसी एट्थ, ऐसी नाइन्थ, ऐसी टेंथ। ठीक है, तो साइंस को एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कहा गया है, ठीक है, जो बेस्ड होता है प्रिंसिपल्स पे और एक्सपेरिमेंट पे। अगर हम अपनी बात करें मैनेजमेंट की, तो हमारा जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट भी तो पूरा क्लियरली इन्हीं पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर एक सिस्टमैटिक वे में ही तो चलाना पड़ता है हमें मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट भी किससे चलता है, एक सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल से चलता है। ठीक है, सो ये फीचर हमारा मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट है। कौन सा फीचर, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सेकेंड है आपका प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। अब देखिए, जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं ये टेस्ट किए जाते हैं रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है ना, तो जितने भी हमारे साइंस के आप हम वो देखते देखते कि जितने भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं ये सब टेस्ट करे हुए हैं। ठीक है, कैसे टेस्ट करे हुए हैं, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट के थ्रू टेस्ट करे हुए हैं, इन पर एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन हुई हुई है, तभी तो पता लगा था कि ये सब चीजें क्यों है। बॉल गिर रही है, क्यों गिर रही है, तो सबके एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन करके ही पता लगा। लेकिन अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट जो डील करता है वो किससे डील करता है, ह्यूमन बीइंग। हमारे तो रिसोर्सेज यही होते हैं, ठीक है, एंड ह्यूमन बिहेवियर, इन्हीं से तो डील करा जाता है। तो मैनेजमेंट पूरा का पूरा किससे डीलिंग करता है, ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन बिहेवियर से डील करता है। ठीक है, एंड इट कैन नॉट बी एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड। ठीक है ना, हमें थोड़ा ना पता है कि किसका नेचर कैसा है या कब बदल जाए। ठीक है, सो हमारा जो ये फीचर है, सो दिस फीचर इज, आप कह सकते हैं इट इज पार्शियली प्रेजेंट। पार्शियली प्रेजेंट की जगह अगर मैं एक और वर्ड यूज करूं तो मैं कह सकती हूँ इट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। इसको इनएग्जैक्ट साइंस भी बोलते हैं। ठीक है, ये पार्शियली प्रेजेंट है, कंप्लीट नहीं। हम भी एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं मैनेजमेंट में, लेकिन थ्रू ह्यूमन बीइंग्स करते हैं। ठीक है, हमारी जो डीलिंग होती है वो ह्यूमन बीइंग्स और ह्यूमन बिहेवियर से ही होती है, या हम ह्यूमन रिसोर्सेज का ही यूज करते हैं। ठीक, तो ये था आपका, सो ये पार्शियली प्रेजेंट था। थर्ड है इसका यूनिवर्सल वैलिडिटी। सो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमेशा साइंस साइंटिफिक प्रिंसिपल के जैसे नहीं होते। ये मतलब ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा एग्जैक्टली वही लगाना है, जो उस टाइम पे ठीक होगा वो लगाना होता है ना, जो उस टाइम पर ठीक होगा वो लगाना होता है, जरूरी नहीं जो हमने पढ़ा वो ठीक है। ठीक है, मैंने साइंस के अंदर क्या होता है कि जो यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं या फिगर्स हैं सिर्फ उन्हीं पर बेस्ड हम बात करते हैं, उसी पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मैनेजमेंट मतलब हम अगर मैनेजमेंट की बात करें तो इसके अंदर हम यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, मतलब हर चीज में हम चेंजेस लेकर आ सकते हैं अपने अंदर, जरूरी नहीं है जैसा है वैसी करें। सो मॉडिफिकेशन कैन बी पॉसिबल इन दिस सिचुएशन। सो कह सकते हैं मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर लिखा है कि इसी वे में चलना तो उसी वे में चलेंगे, ह्यूमन बिहेवियर कैन चेंज। ठीक है, डायनामिक होता है, चेंज हो सकता है। सो एज द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एग्जैक्ट एज अ प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस, सो इट मे बी कॉल्ड एज एन इनएग्जैक्ट साइंस, अभी हमने बात करी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसको सोशल साइंस बोल सकते हैं। ठीक है, एक सोशल साइंस की तरह ह्यूमन फैक्टर क्योंकि काम करता है, तो इसे सोशल साइंस की तरह अगर हम बात कर सकते हैं। तो कुल मिला के अगर हम एक छोटी सी भाषा में बात करें तो हमारे सारे फीचर्स में से जो अभी तक हमने 3 फीचर पढ़े, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड यूनिवर्सल वैलिडिटी, इसके अंदर सिर्फ पहला हमारा फीचर है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जो ये कह सकता है कि मैनेजमेंट के अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। बाकी जो दोनों फीचर्स हैं, ये वाले दोनों फीचर्स, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड यूनिवर्सल वैलिडिटी, ये दोनों फीचर प्रेजेंट नहीं होते मैनेजमेंट के अंदर, अभी तक तो नहीं। ठीक है, इसलिए नहीं होते। सो मैनेजमेंट को आप प्योरली क्या कह सकते हो कि मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस, या फिर हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज ए सोशल साइंस। होपफुली आप लोग को मैनेजमेंट एज एन साइंस समझ में आया होगा। आगे कंटिन्यूटी रखते हैं, आगे पढ़ते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो मैनेजमेंट अगर एज एन आर्ट की बात करें हम, ठीक है, तो एज एन आर्ट के अंदर क्या है, सो एज एन आर्ट के अंदर है कि आर्ट होती क्या है। तो आर्ट का मतलब होता है, क्या होती है आर्ट का मतलब होती है कला, है ना। सो कला मतलब, अब कला तो तभी आती है ना, आप मतलब एक आर्टिस्ट का बन सकते हैं जब आप बहुत प्रैक्टिस करें।
ठीक है। सो मोर एंड मोर जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आप आर्टिस्ट बन पाएंगे। ठीक है। तो आर्ट रेफर्स टू द स्किलफुल एंड एप्लीकेशन, पर्सनल एप्लीकेशन, यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड है skillful and personal application of existing knowledge to achieve desired result. It can be acquired through study, observation and experience. So the features of art are as follows. So art होती क्या है? आर्ट का मतलब हो गया जिसके अंदर स्किल हो, हम यहाँ पे लिख लेते हैं आर्ट जिसके अंदर स्किल हो, ठीक है, क्रिएटिविटी हो, और क्या कह सकते हैं, और प्रैक्टिस हो, टू गेट परफेक्ट। ठीक है। सो परफेक्शन लाने के लिए क्या चाहिए होता है? अब देखिए मैथ्स के हम क्वेश्चंस करते हैं या अकाउंट्स के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो हमारा हम परफेक्ट कैसे बन सकते हैं? जब तक ज्यादा से ज्यादा हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हमें करनी ही पड़ेगी, तभी हम परफेक्ट बन सकते हैं। परफेक्शन लेकर आनी है, परफेक्शन तो प्रैक्टिस से ही आती है, राइट। सो मैनेजमेंट को आर्ट क्यों बोला गया है? मैनेजमेंट को बोला गया कि ये भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, लेकिन इसके अंदर किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? इट रिक्वायर्स स्किल, इट रिक्वायर्स स्किल, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन, राइट। सो परफेक्शन लाने के लिए हमें ये तीन चीजों की जरूरत होती है। सो इसके फीचर्स पढ़ते आगे समझने के लिए। तो सबसे पहला फीचर है हमारा एक्सिस्टेंस ऑफ थियोरिटिकल नॉलेज। इसका एक और नाम होता है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखना, इसको सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज भी बोलते हैं, एक और नाम है। तो यही फीचर हमने अभी पहले भी पढ़ा है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। यही फीचर हमने एज एन साइंस में भी पढ़ा था, एज ए साइंस में, ठीक है, यही सेम फीचर हम एज एन आर्ट में भी पढ़ रहे हैं। तो देखिए कि इसके अंदर क्या होता है कि सिस्टम, फिर वही बात, हर चीज का एक स्टडी मटेरियल तो है, एक ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल है, ठीक है, लेकिन उसको कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात होती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमेशा हमने देखा होगा कि जैसे लिखा है कि इन एवरी आर्ट सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल शुड बी अवेलेबल कंपल्सरी टू एक्वायर द थियोरेटिकल नॉलेज। तो देखिए हर चीज की थ्योरी होती है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको एग्जीक्यूट करना, ये बहुत बड़ी बात होती है ना। हर चीज की एक थियोरेटिकल नॉलेज है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना इन ऑर्गेनाइज्ड वे, इन अ सिस्टमैटिक वे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्सिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, या कह सकते हैं सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो जैसे कि अगर हम बात करें कि बहुत बुक्स होती हैं, वेद मतलब ये जो राग आते हैं हमारे, म्यूजिकल बुक्स होती हैं, तो इस पे बहुत सारी बुक्स बनी हुई। अगर हम अपनी बात करें, हमने जैसे स्टार्टिंग में बात करी थी कि बिजनेस स्टडीज की बहुत सारी बुक है। सो थियोरेटिकल नॉलेज तो अवेलेबल है हर जगह, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये बहुत बड़ी बात होती है, राइट। होपफुली आप लोग को क्लियर है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। आगे चलते हैं। तो ये वाला जो फीचर है ये प्रेजेंट है मैनेजमेंट के अंदर, क्योंकि मैनेजमेंट में भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। मैनेजरियल स्टडीज की तो जरूरत होती है ना, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना ये बात होती है अलग, ठीक है, लेकिन एक मैनेजमेंट में जो ऑर्गेनाइज स्टडी होता है वो तो चाहिए ही चाहिए होता है। सेकेंड फीचर पर आते हैं हम इसके, जिसको बोलते हैं कि पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, ठीक है। सो सेकेंड फीचर है इसका पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अब पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन के अंदर क्या होता है? देखिए जितने भी हर आर्टिस्ट, सबकी पर्सनल स्किल होती है, ठीक है। अब वो जो पर्सनल और एक पर्सनल स्किल भी होती है, क्रिएटिविटी होती है, जो हमने पढ़ा उससे अपने हिसाब से बताना। सो एवरी आर्टिस्ट मस्ट हैव अ पर्सनल स्किल एंड क्रिएटिविटी टू अप्लाई दैट नॉलेज। इन द सेंस जो भी हमने थियोरिटिकल पढ़ा उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया। सो मैनेजमेंट के अंदर भी यही होता है, हम बहुत सारी थ्योरीज पढ़ते हैं, हम बहुत सारे प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं मैनेजमेंट के, लेकिन वो कौन बंदा उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहा है, ये एक अलग बात होती है। सबका एक अपना अपना नजरिया होता है, ठीक है। सो इसके अंदर क्या है? सो द यूज ऑफ द बेसिक नॉलेज डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड दस आर्ट इज ए वेरी पर्सनलाइज्ड कंसेप्ट। सो आर्ट को पर्सनलाइज्ड कंसेप्ट भी बोलते हैं, क्योंकि हर हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना तरीका होता है। देखो नॉलेज सबके पास होती है, बेसिक नॉलेज सबके पास होती है, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, क्रिएटिविटी के साथ कैसे शो किया जाता है, ये हर बंदे में अलग अलग टैलेंट होता है। तो आप कह सकते हैं
every artist must have personal skill, important word है, and creativity to apply on that knowledge, right? सो हमारा ये वाला प्रिंसिपल भी प्रेजेंट है. सो ये कह सकते हैं कि हमारा जो ये फीचर है ये भी प्रेजेंट है मैनेजमेंट के अंदर. सो एज एन आर्ट के दो फीचर हमारे प्रेजेंट है. पहला फीचर जो हमने पढ़ा सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, सेकंड फीचर हमने पढ़ा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. सो ये दोनों फीचर भी मैनेजमेंट के अंदर एप्लीकेबल है. देखिए मैनेजमेंट के अंदर भी तो पर्सनल स्किल चाहिए होती है ना. जैसे अभी हमने बताया मैनेजमेंट में भी क्या होता है, पढ़ के तो सब आते हैं थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स, ठीक है, लेकिन एफिशिएंसीली उसे कैसे कौन कहाँ लगा रहा है वो डिपेंड करता है. ठीक है, कौन बंदा किस सिचुएशन पे क्या लगा रहा है ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन. थर्ड हम फीचर पर आते हैं बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. सो आर्ट इन्वॉल्व इन कंसिस्टेंट एंड क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ एक्सिस्टिंग थियोरिटिकल नॉलेज. ठीक है, कंसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार, राइट. So in management also a huge amount of literature and books are available on the different aspects of management. So जो management है इसके अंदर भी बहुत बुक्स हैं अवेलेबल मैनेजमेंट के ऊपर. Every manager has his own unique style of managing things and people. ठीक है, हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है. कोई डांट के समझाता है, कोई प्यार से समझाता है. He uses creativity in applying the management techniques and his skills improve with the regular application. So जब तक ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उसकी स्किल भी क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है. Since all the features of art are present in management, so it can called an art. ये important word है. अगर आपको याद हो तो हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी. मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर. ध्यान रखिए. So management is an art, ठीक है, management as an art of getting things done by other. एक ऐसी आर्ट है, एक ऐसी कला है जिससे हम लोगों से काम करवाते हैं. ठीक है, काम क्यों करवाया जाता है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, प्रॉफिट अर्न करने के लिए या ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने के लिए. ठीक है, कैसे अचीव हो सकता है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, राइट. स्टार्ट करते हैं आगे थर्ड फीचर के साथ. थर्ड फीचर है हमारा मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन. अब देखिए प्रोफेशन नाम से पता लग रहा है थोड़ा स्टैंडर्ड का है कुछ, राइट. सो एज ए प्रोफेशन क्या होता है, अब देखिए प्रोफेशन के अंदर मतलब क्या होता है. प्रोफेशन मीन्स एन ऑक्यूपेशन फॉर विच द स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स आर रिक्वायर्ड. ठीक है, एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जैसे कहते हैं कि कौन किस में माहिर है, ठीक है, उसके पास इस चीज की स्किल है. एंड एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड. कभी कभार आपने देखा होगा ना, जब हम बड़े हो जाएंगे आप तो आप देखेंगे कि किस प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं, इन द सेंस आप किस चीज में स्पेशलाइज्ड होना चाहते हैं. बहुत बड़ी बात होती है, आप किस चीज में स्पेशलाइज्ड होना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है. सो स्पेशलाइजेशन इज मैंडेटरी. ठीक है, आजकल क्या होने लग गया है कि स्पेशलाइजेशन के लिए तो बहुत सारी चीजें होने लग गई है. तो मैनेजमेंट में भी प्रोफेशन जो है मतलब बहुत इंपॉर्टेंस रखता है. ठीक है, अब इसके अंदर क्या है या फीचर क्या क्या है. सो कह सकते हैं कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है, एंड ट्रेनिंग इन विच एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड, या स्किल्स होनी चाहिए और इसके अंदर एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है. सिर्फ वही आ सकता है जो उस चीज में स्पेशलाइज्ड होगा, राइट. बात करते हैं पहले फीचर की, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. सो ऑल द प्रोफेशंस आर बेस्ड ऑन द वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. फिर वही बात, इसका दूसरा नाम होता है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. लिख देते हैं, इसका दूसरा नाम भी वही है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. तो ये फीचर तो मेरे हिसाब से आपने अभी तक तीनों में पढ़ा है. ठीक है, और एज ए साइंस में भी ये एप्लीकेबल हो रहा था. ठीक है, एज एन आर्ट भी ये एप्लीकेबल हो रहा था और एज ए प्रोफेशन भी ये एप्लीकेबल है. देखिए इन एवरी प्रोफेशन देयर इज अ प्रैक्टिस ऑफ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज which helps the profession to get the specialized knowledge of that profession. So मैनेजमेंट के अंदर भी यही होता है. बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है लेकिन कौन बिजनेस सिचुएशन को कैसे संभालता है. ठीक है, हर चीज किताबों से नहीं आती, कुछ अपना दिमाग भी लगाना होता है.
ठीक है। आप केस स्टडीज पढ़ते हो ना, वो केस स्टडीज क्या होती है, वो रियल फैक्ट्स होते हैं। आपने पढ़ा तो है, आपके पास वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज तो है, लेकिन आप उसे प्रूव कैसे करते हो, मतलब केस स्टडी सॉल्व कैसे करते हो, राइट। हम इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। हम सब कुछ पढ़ते हैं, आप पढ़ते सब कुछ हो, लेकिन आप इम्प्लीमेंट कैसे करोगे। ठीक है, उस कहानी के अंदर सब कुछ लिखा हुआ होता है, जो केस स्टडी होती है उसके अंदर सब कुछ लिखा होता है, लेकिन आपका दिमाग कहाँ तक चल रहा है ये डिपेंड करता है, राइट। आगे सो आपका ये हमारा जो ये वाला फीचर है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये भी प्रेजेंट है मैनेजमेंट के अंदर। सेकेंड फीचर की तरफ चलते हैं जिसका नाम है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। अब देखिए रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, नाम से ही पता लग रहा है। अब देखिए एंट्री टू ए प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन, कह सकते हैं ना। सो एग्जामिनेशन कह सकते हो ये, और थ्रू सम मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस। हर चीज के कुछ ना कुछ आपको एंट्रेंस देना पड़ता है, या हर चीज का एग्जाम होता है, या एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होती है। ठीक है, अब एक डॉक्टर है, डॉक्टर प्रैक्टिस तभी तो कर सकता है, प्रैक्टिस मतलब अपना क्लिनिक तभी तो खोल सकता है जब उस पे एमबीबीएस की क्या होगी, डिग्री होगी। इन द सेंस हैव सम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एक मैंडेटरी एग्जाम है उनका एमबीबीएस, ये जब तक एमबीबीएस नहीं होगा, जब तक वो प्रैक्टिसिंग में नहीं जा सकता। प्रैक्टिसिंग मतलब अपना क्लिनिक नहीं खोल सकता। ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट के अंदर ऐसा नहीं होता। ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैनेजमेंट में अब तो फिर भी होने लग गया है कि एमबीए की डिग्री होगी तो आप इस पोस्ट के लिए जा सकते हैं। ठीक है, अब कुछ कंपनीज तो ऐसे करने लग गई हैं कि एमबीए की ये डिग्री होनी चाहिए या कुछ और डिग्री मांगते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले तो बीकॉम करिए या बीबीए करिए आपने, और लेकिन आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, स्किल्स बहुत अच्छी है आपकी, तो आप मैनेजर पोस्ट पर आप प्रमोट हो सकते थे। ठीक है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा। आजकल एमबीए की डिग्री या मैनेजर के लिए एक प्रॉपर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मिनिमम स्टैंडर्ड मेंटेन करती है। ठीक है, सो प्रेजेंटली हमारा ये फीचर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है, सो दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंटेड इन द मैनेजमेंट। आगे भी हो सकता है, अभी तो पता नहीं, लेकिन अभी तो नहीं है, आगे हो सकता है, नहीं हो सकता ये तो जाने। ठीक है, थर्ड आते हैं हम प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब देखिए प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या होती है। All the professions are affiliated to a professional association which regulate entry and frame code of conduct relating to the profession। कहते हैं ना ओथ एक तरीके से। ठीक है, हर चीज की एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है। ठीक है, ओथ आप कह सकते हैं कि ओथ भी नहीं कह सकते इसके अंदर, ओथ तो गलत हो जाएगा कि हम ओथ बोले, ओथ तो नहीं कह सकते, लेकिन एक तरीके का ना सबका एक लीगल वो होता है। ओथ तो नहीं कह सकते हम, लेकिन एक सबका एक लीगल कह सकते हैं ना, जैसे एमबीबीएस है। ठीक है, डॉक्टर्स को रजिस्टर्ड होना पड़ता है पहले एमबीबीएस के लिए, मतलब डॉक्टर बन रहे हैं तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर रजिस्टर होना पड़ता है। ठीक है, ऐसी लॉयर्स को बार काउंसिल के अंदर रजिस्टर होना पड़ता है। ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट को ऐसा कहीं रजिस्टर नहीं होना पड़ता था। ठीक है, लेकिन हाँ मैनेजमेंट के लिए एक एसोसिएशन होती थी जिसका नाम है AIMA। इसके अंदर रजिस्टर होना पड़ता है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, अभी भी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि इसके अंदर आपको रजिस्टर्ड होना ही पड़ेगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आपको बिल्कुल होना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये अभी नया नया है कि हो जाओ तो बहुत अच्छा है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, AIMA। ठीक है, इसके अंदर सारे मैनेजर्स को लीगली रजिस्टर्ड होना पड़ता है। अभी नया नया रूल है, अभी मतलब ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी नहीं है कि होना ही पड़े। सो दिस फीचर ऑल्सो नॉट प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट। हर प्रोफेशन में एसोसिएशन होती है, लेकिन हमारे में भी एसोसिएशन नहीं है एसोसिएशन AIMA, बट ऐसा मैंडेटरी या लीगली नहीं है। अभी तक तो नहीं है, आगे हो जाए तो पता नहीं। फोर्थ आते हैं इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। ऑल द प्रोफेशंस आर बाउंडेड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट व्हिच गाइड्स द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर। सो जितने भी हमारे प्रोफेशन है, देयर आर सेट ऑफ एथिकल कोड्स फिक्स्ड बाय द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड आर बाइंडिंग ऑन ऑल द प्रोफेशनल टू दैट प्रोफेशन। कहते हैं ना कि हम बंधे हुए हैं उससे। ठीक है, इनके लिए ओथ भी होती है, ओथ सेरेमनी अगर आपने सुनी हो। ठीक है, तो सेम केस है हमारी AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन जो है, इनका भी कोड ऑफ कंडक्ट है फॉर द इंडियन मैनेजर्स, लेकिन फिर वही बात लीगली कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अभी कंपलसरी नहीं है, आगे हो जाए तो पता नहीं। ठीक है,
फिफ्थ पर आते हैं जिसका नाम है सर्विस मोटिव। देखिए अभी सर्विस मोटिव जो है ना अभी ये तो बिल्कुल है ही नहीं, अभी तो हो ही भी नहीं सकता ये। ठीक है, सर्विस मोटिव वाला तो हो ही नहीं सकता अभी। तो बेसिक मोटिव क्या होता है प्रोफेशन का, कि वो क्लाइंट को बहुत डेडिकेशन से सर्व करे। ठीक है, सो वेयर इज द बेसिक पर्पस क्या होता है मैनेजमेंट का, कि मैनेजमेंट का गोल होता है। अब दो ही काम में से एक चीज हो सकती है, या तो क्लाइंट को खुश कर लें और या फिर पैसा कमा लें। ठीक है, सो जैसे फॉर ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द गोल कैन बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लेकिन क्लाइंट को खुश करना भी तो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, आप प्रॉफिट नहीं करेंगे, लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी अगर नहीं बोले तो सरवाइव करना पड़ेगा। सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए, हमारे पास वैसे ही इतने ज्यादा कॉम्पिटिशन होते हैं, लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करने के लिए प्रॉफिट भी चाहिए। ठीक है, तो ये वाला भी फीचर भी प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट के अंदर, क्योंकि सर्विस मोटिव मेन मोटिव नहीं है, मेन मोटिव प्रॉफिट भी है। ठीक है, तो हम कुल मिला के कह सकते हैं कि प्रोफेशन के अंदर सिर्फ एक ही फीचर है जो एज ए मतलब मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन के अंदर एक ही फीचर है जो एप्लीकेबल होता है, और उस फीचर का नाम है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सो मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल, मेन चीज है, all the features of profession, and thus it is a not full-fledged profession like doctors and lawyers. डॉक्टर्स और लॉयर्स के लिए ये सारे प्रोफेशन जरूरी है। ठीक है, मतलब सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री भी होती है, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है, जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है हमारी, और इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी होता है उनका, और सर्विस मोटिव मेन होता है उनका। ठीक है, मतलब डॉक्टर्स का मेन काम क्या होता है, जान बचाना। ठीक है, सो अभी हम इसे फुल फ्लेज प्रोफेशन मतलब नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते, लेकिन सून इट कैन बी और इट विल बी, अभी फाइनल नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि बिल्कुल नहीं हो सकता, हो सकता है। ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये तीनों जो नेचर हमने पढ़े, मैनेजमेंट एज ए साइंस, मैनेजमेंट एज ए आर्ट एंड मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, समझ में आए होंगे। इसके हम एमसीक्यूज एंड केस स्टडी करते हैं। तो चलते हैं एमसीक्यू की तरफ। तो सबसे पहला हमारा एमसीक्यू है कि इन ऑर्डर टू बिकम ए लॉयर वन हैज टू रजिस्टर हिमसेल्फ एज ए मेंबर ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। सो एक लॉयर बनने के लिए एक किसी भी बंदे को बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड होना पड़ता है। विच फीचर ऑफ प्रोफेशन बीइंग रिवील्ड, बताइए कौन सा फीचर है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं, इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बिल्कुल भी नहीं, सर्विस मोटिव नहीं, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, यस प्रोफेशनल एसोसिएशन है। सो बार काउंसिल ऑफ इंडिया किसकी प्रोफेशनल एसोसिएशन है, लॉयर्स की। राइट, सो कौन सा फीचर प्रेजेंट है हमारा, एज ए प्रोफेशन का कौन सा फीचर आता है, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेट द कॉमन फीचर ऑफ साइंस आर्ट एंड प्रोफेशन विच इज प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट आल्सो। अभी हम 10 बार बता चुके हैं कि लाइन सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, यूनिवर्सल वैलिडिटी, या फिर यूज ऑफ इथिकल कोड। सो कौन सा हो सकता है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये तीनों में प्रेजेंट है। देखिए सिस्टमैटिक बॉडी इन द सेंस पढ़ाई तो जरूरी है ही ना, हर चीज का एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर आपके पास या स्टडी मटेरियल आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। सो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज इज द आंसर। थर्ड हम अपने एमसीक्यू या केस स्टडी की तरफ चलते हैं। मैनेजमेंट हैज इवॉल्व्ड लाइक ए डिसिप्लिन। सो मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन की तरह है। ठीक है, देयर आर बुक्स ऑफ नंबर्स, सॉरी देयर आर नंबर ऑफ बुक्स, सॉरी देयर आर नंबर ऑफ बुक्स ऑन मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में बहुत सारी बुक्स हैं। Students are learning from these books various principles and theories of management, but all the students of MBA do not become successful only by learning these principles. सही बात है ना, हर MBA जो बनते हैं, हर कोई या सक्सेसफुल जो बनते हैं, वो खाली प्रिंसिपल्स पढ़ पढ़ के कभी नहीं बनते। The success depend upon the creative application of these principles, जो इस पे इम्प्लीमेंट करता है क्रिएटिविटी के साथ, इनोवेशंस के साथ, ठीक है, वही सक्सेस होता है। Today, many companies have started giving importance to the corporate social responsibility and business ethics. In the above para, one feature of science, art, and profession, each are given. Identify the each of them by quoting the lines. दोबारा बताते हैं. So management has evolved like a discipline.
देयर आर नंबर ऑफ बुक्स ऑन मैनेजमेंट। देखिए भरपूर नॉलेज पड़ी हुई है किस पर, मैनेजमेंट पर। तो भरपूर नॉलेज मैनेजमेंट पे कहाँ पर होती है, भरपूर नॉलेज। सबसे ज्यादा नॉलेज, हम नॉलेज की बात जो करते हैं वो किसके लिए करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं मैनेजमेंट एज ए साइंस। अगर हम इसकी बात करें तो हमारी ये वाली जो लाइन है, देर आर नंबर ऑफ बुक्स ऑन मैनेजमेंट, ठीक है। सो एज ए साइंस कैसे क्लियर करती है ये वाली बात, अब देखिए इतने सारी बुक्स अवेलेबल है, ठीक है, इतनी सारी बुक्स अवेलेबल है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कौन सा वाला सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जब तक आप भरपूर ज्ञान नहीं लेंगे, ठीक है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये फीचर ही तो आता है। हर चीज का स्टडी मटेरियल होता है। ऐसी अगर ये जो हमारी केस स्टडी थी उसमें क्या था, देयर आर नंबर ऑफ बुक्स ऑन मैनेजमेंट। सो सिस्टम एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर मतलब स्टार्टअप है हमारे पास, बहुत सारी बुक्स है हम पे मैनेजमेंट की, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स आर लर्निंग फ्रॉम दीज बुक्स, इनसे पढ़ते हैं, इनके प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, इनके थ्योरीज पढ़ते हैं। लेकिन सारे एमबीए, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ एमबीए do not become successful only by learning these principles. The success depends upon the creative application of these principles. ठीक है, लेकिन किससे बनते हैं, किससे बनते हैं, जो सक्सेस बनते हैं वो किससे बनते हैं, क्रिएटिव एप्लीकेशन से ही तो बनते हैं, ठीक है। सो क्रिएटिव एप्लीकेशंस पे वो पूरा के पूरे इस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस पर, क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है। तो हम अपने बी पार्ट में बोल सकते हैं मैनेजमेंट एज ए आर्ट। किस लाइन से है कि इट डिपेंड्स अपॉन द क्रिएटिव एप्लीकेशन ऑफ दीज प्रिंसिपल्स, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। सो कौन सा वाला हमारा, अगर हम फीचर की बात करें एज ए आर्ट की, तो कौन से फीचर की बात करें, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। सो इस फीचर की बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एज ए प्रोफेशन की। सो मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, इसके अंदर कौन सी लाइन से पता लगता है, सो कंपनीज हैव स्टार्टेड गिविंग इंपॉर्टेंस टू द कॉर्पोरेट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Companies have started giving importance to the corporate social responsibility and business ethics. So as a profession, कौन सी लाइन है, सर्विस मोटिव, यही तो फीचर आता है। सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशली ये हेल्पफुल करने लगे, सर्विस मेन चीज वो भी सर्विस के लिए काम करने लगे, ठीक है। तो सबकी एक एक लाइन है। अगर हम फर्स्ट की बात करें एज ए साइंस के लिए ये, एज ए आर्ट के लिए ये, एज एन प्रोफेशन के लिए ये लाइन। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। आज हम यही वाला टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उस टॉपिक का नाम होगा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, खुद भी पढ़िए, दूसरों को भी हेल्प कीजिए कि वो